नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ होंगे या नहीं, ये थोड़ी देर में तय हो जाएगा। शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्डवार रिपोर्ट पेश कर चुकी है। साथ ही पुनर्विचार आवेदन में साल 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांग रही है। इस पर आज 2 बजे सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। आयोग अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग से उन निकायों की जानकारी मांगी गई है जहां पर कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनाव कराए जाने हैं। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण करने के लिए कहा गया है। दोनों विभागों ने अपने स्तर पर भी तैयारियां कर ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं। आपको बता दें, गुरुवार देर रात इस याचिका को दायर किया गया था। उसके बाद दूसरे दिन इसे मंजूर कर या नहीं, ये बस थोड़ी देर में तय हो जाएगा। शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्डवार रिपोर्ट पेश कर चुकी है। साथ ही पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। इस पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। आयोग अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग से उन निकायों की जानकारी मांगी गई है जहां कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनाव कराए जाने हैं। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण करने के लिए कहा गया है। दोनों विभागों ने अपने स्तर पर तैयारियां भी कर ली हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार है। के लिए पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं, शिवराज सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आज जो सुनवाई होगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि चुनाव का स्वरूप क्या होगा। मध्य प्रदेश में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराए जाएंगे या फिर 2019 के परिसीमन ही प्रभावी रहेगा। आज सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है। आपको बता दें, 10 मई को अदालत के फैसले के बाद संशोधन अर्जी दाखिल की गई थी सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कई राज्य, खासतौर पर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के अंदर ही अधिसूचना जारी करने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की शर्तों को पूरा किए बिना ही आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के फैसले के बाद एमपी की शिवराज सरकार ने संशोधन याचिका दायर की। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। 2 बजे से सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को जो आदेश दिया था, उस आदेश में क्या कुछ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि देश के सभी राज्यों पर आज का जो आदेश दिया गया है वो लागू होगा। 2 हफ्ते के अंदर ही राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया गया था और ये आदेश दिया गया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही सुनवाई होगी। इसके साथ ही 12 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई, एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, शिवराज सरकार की तरफ से जो याचिका दायर की गई, उस पर आज सुनवाई हो रही है। तो आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ
होंगे या नहीं। सरकार ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन दायर किया है। 10 मई के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए लगाई गई है। सबकी नजरें आज की सुनवाई पर है और निश्चित ही इसका असर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं ओबीसी वर्ग के लिए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रही है नेहा बग्गा जी और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी संगीता शर्मा जी। आप दोनों का ही स्वागत है मैम। आपसे भी हम चर्चा की तरफ जरूर आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही जबलपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे भी लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, राजनीतिक चर्चा की तरफ रुख करें उससे पहले मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। आप लगातार इस मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और आज 2 बजे से अब से कुछ ही देर में सुनवाई की शुरुआत होने जा रही है। पूरा मामला क्या है, पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इस बार जो एप्लीकेशन दायर की गई है सरकार की तरफ से उसमें किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, ये हमारे दर्शकों को आप समझाइए। बेशक आकांक्षा, दर्शकों को आसान शब्दों में हम बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243E और यू का पालन सरकारों को सुनिश्चित करवाना ही होगा। और ये कहते हैं कि पंचायतों और जो नगरीय निकाय हैं उनको कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्त नहीं रखा जा सकता, उस पर चुनाव करवाना सरकारों और चुनाव आयोगों की संवैधानिक बाध्यता है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ बीती सुनवाई में बीता जो इंटरिम उनका ऑर्डर था उसमें 10 मई को ये साफ कहा था कि 2 हफ्तों के भीतर चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग को जारी करनी है और कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है यानी चुनाव कर चुकने के बाद आदेश के पालना की जो रिपोर्ट है वो 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। लेकिन इससे पहले राज्य सरकार की ओर से एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर एक फाइल किया गया है और इसमें यह कहा गया है सरकार के वकीलों का एड़ी चोटी का जोर इस बात पर है कि मध्य प्रदेश की स्थितियां अलग बताने पर है। सरकार के तमाम जो वकील हैं, महाधिवक्ता हैं, उनका ऐसा कहना है कि मध्य प्रदेश की स्थिति महाराष्ट्र से इतर है, झारखंड से इतर है, क्योंकि वहाँ कोई स्वतंत्र आयोग काम नहीं कर रहा था, ओबीसी का डेटा गैदर नहीं किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी का डेटा गैदर किया गया है। और ये बताने की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट को कि ट्रिपल टेस्ट की जो मर्यादाएं हैं उनका पालन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की जो एप्लीकेशन है उसमें मुख्य तौर पर सरकार की ओर से 2 बातें की गई हैं। पहला तो कि ओबीसी आयोग की ओर से जो रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट पेश की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, क्योंकि ऐसा कहना है उसमें कि निकायवार ओबीसी डेटा पेश किया गया है, लिहाजा इसमें कुछ समय दिया जाए, 2 हफ्तों की बजाय 4 हफ्तों का समय दे दिया जाए और ओबीसी आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो। दूसरी बड़ी बात सरकार के इस आवेदन में ये कही गई है कि परिसीमन 2022 का लागू किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, आदेश है, उसके मुताबिक 2019 का जो लेटेस्ट परिसीमन था उसके आधार पर ही ये निकाय पंचायत चुनाव करवाए जाने थे। सरकार अब ये कह रही है कि 2022 के परिसीमन पर चुनाव करवाए जाए। इस बीच निर्वाचन आयोग की ओर से भी एक जवाब विस्तृत सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किया गया उसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग पहले नगरीय निकाय के चुनाव करवाने के लिए तैयार है और 23 तारीख से पहले यह बहुत मुमकिन है कि 2-3 दिन के भीतर ही इन चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और तकरीबन ये 30 दिन के भीतर ये चुनाव करवाए जाएंगे और ये चुनाव खत्म होने से पहले आयोग पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक तरह से क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से निर्वाचन आयोग ने भी ये मांगा है, क्योंकि उसका कहना है कि अगर 2019 के आधार पर वो ये चुनाव करवाता है, 2019 की परिसीमन के आधार पर निर्वाचन आयोग अगर पंचायत चुनाव करवाता है तो उसे एक जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज करना होगा, क्योंकि 2022 की स्थिति में उसके पास नई वोटर लिस्ट है। साथ ही साथ मार्च 2020 में पंचायतों की संख्या घटकर 35 नए नगरीय निकाय वजूद में आ गए। तो यदि 2019 की स्थिति में चुनाव करवाना होगा तो उन 35 नगरीय निकायों को जो नए हैं उनको पंचायत समझकर ही ये चुनाव करवाने होंगे। दूसरी स्थिति निर्वाचन आयोग ने ये कही है कि अगर 2022 के परिसीमन पर ये चुनाव करवाने की अनुमति दी जाती है तो वो तैयार है, लेकिन इसके लिए तमाम पंचायतों में रिजर्वेशन चाहिए, जो कि सरकार कमीशन ने भी अपनी तमाम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है और कहीं ना कहीं आज की सुनवाई में इसे भी आधार माना जाएगा। आप लगातार नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। नेहा जी, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, राजनीतिक चर्चा का हम शुरुआत करते हैं। हम संगीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, आपसे ही पहला सवाल कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट बिना आरक्षण के चुनाव के आदेश दे चुका है, फिर सरकार सुप्रीम चौखट पर पहुंची है, क्या आपको लगता है कि वाकई इस बार आपकी फरियाद सुनी जाएगी और फैसला ऐसा आएगा कि हाँ अब ओबीसी आरक्षण के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं पंचायत चुनाव में?
आकांक्षा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को ओबीसीओ का वोट तो चाहिए, पर जहां पर प्रतिनिधित्व की बात आती है वहां पर वो छुरा घोंपने की काम करती है। 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार रही और विधानसभा के अंदर गैजेट कागज के ऊपर इन्होंने प्रस्तुत किया कि 27% की ओबीसी का जो है पॉपुलेशन है और 27% का ही इन्होंने आरक्षण की बात कर दी। तो ये आंकड़ा ओबीसी का कांग्रेस पार्टी के पास कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम चुनाव करवाने जा रहे थे, ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिल रहा था, वहां पर भी कांग्रेस ने टांग अड़ाई और उसके बाद कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, इनके नेता सैयद जाफर, विवेक तनखा और इनके अन्य नेता बार बार वहां पर जाते रहे। ये स्पष्ट दिखाता है कि ओबीसी वर्ग को बार बार ठगने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ये विद इन द पार्टी भी आप देख सकते हैं। जब पिछले चुनाव में खुद अरुण यादव सामने आए थे, जो ओबीसी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था फसल मैं बोता हूं, काट के कोई और ले जाता है। आप देख लीजिए कि कभी भी ओबीसी वर्ग से इन्होंने नेतृत्व किसी को नहीं दिया, ना इनके तरफ से कभी ओबीसी वर्ग का कोई मुख्यमंत्री बना, ना ही कोई नेता प्रतिपक्ष बना है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्प के साथ चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में हम मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर गए हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो ओबीसी वर्ग है उनको उनका सही स्थान मिले। अगर मान लीजिए कि वहां से कोई हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो भी आपने सुना कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने स्पष्ट किया है कि हम 27% से अधिक ऐसे जनप्रतिनिधि लेकर आएंगे जनता के बीच में, जो उनका नेतृत्व करेंगे, जो उनके मुद्दों को उठाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे इस तरीके के जो भी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। अगर आप महिलाओं को भी देखेंगे तो महिलाओं को 50% का आरक्षण पंचायती चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में किसी ने देने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में किया है। और देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ही रहा जिसने इस प्रकार की प्रस्तुति दी। और महिला जो एक अभिन्न अंग है, जो 50% की आबादी है, जो रीढ़ की हड्डी है समाज की, उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। आज भी जब हम मॉडिफिकेशन, साफ तौर पर आरोप और लगातार बीजेपी आरोप लगाती आई है कांग्रेस के ऊपर कि पेच आपकी तरफ से फंसा है, इसलिए आज इतनी परेशानी हो रही है और आप भी बीजेपी पर आरोप लगाए। उससे पहले आपकी ही पार्टी के नेता सैयद जाफर, आज उन्होंने ट्वीट किया था और ये कहा था कि 946 पेज में से 860 पेज रद्दी के लायक है, जो आवेदन बीजेपी की तरफ से दायर किया गया। तो आप पहले से ही मानकर चल रहे हैं क्या कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होगी, जो फैसला होगा, वो सरकार के पक्ष में नहीं आएगा, सरकार को राहत आज भी नहीं मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सैयद जाफर जी जो बोल रहे हैं वो हमारी पार्टी का पक्ष नहीं है। जहां तक की मैं बात बता रही हूँ, ये जो नेहा जी बोल रही है, मतलब सरासर मध्य प्रदेश की जनता को झूठ परोसने का काम कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, पिछले 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी को ना तो आरक्षण दे पाए, ना ओबीसी वर्ग के लिए कुछ कर पाए। जब कमलनाथ जी की 15 महीनों की सरकार बनी और उन्होंने 27% आरक्षण देने की बात की, तब तो जाकर इनकी कुंभकर्णी नींद खुली। ये तो ओबीसी के बारे में सोचते ही नहीं थे। और जब कमलनाथ जी ने इस बारे में कहा कि हम 27% आरक्षण देंगे, उसके बाद भी 2 सालों तक ये कुंभकर्णी नींद सोते रहे इनके नेता। और इन्होंने 2 साल में भी ओबीसी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब पिछले 6 महीनों का इन्हें समय मिला, याचिका दायर होने के बाद पिछले 6 महीने का समय मिला, उसके बावजूद भी सरकार ने अपना पक्ष कमजोर रखा। शिवराज सिंह चौहान जी को अपना पक्ष मजबूत रखना चाहिए था, इन्होंने मजबूत पक्ष क्यों नहीं रखा? 6 महीने का समय बर्बाद कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बिना आरक्षण के चुनाव करवाए जाए 15 दिन के अंदर, तब इनकी नींद खुली और तब ये भागे। तब इन्होंने जाकर क्या किया कि पहले तो उनकी विदेश यात्रा रोक दी। दोबारा सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और अगर पक्ष में आ जाता है सरकार के पक्ष में फैसला, तो फिर इससे क्या दिक्कत है? अब तो पहुंच रही है ना सरकार। देखिए, सरकार के पक्ष में कब आएगा? कांग्रेस पार्टी ने कहा है, कमलनाथ जी ने कहा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, हम लोगों ने प्रेशराइज किया है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दीजिए और यदि नहीं देते तो हम इसके लिए सड़कों तक आएंगे। और हमने ये भी कहा है कि 27% आरक्षण देने की जब बात हुई थी तो सरकार ने अपना पक्ष मजबूत क्यों नहीं रखा? दूसरी बात, इन्होंने चुनाव कराने की तैयारी करना शुरू कर दी थी। फिर तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो परिसीमन था, इन्होंने 48%
के आधार पर किया, 2011 के जो जनसंख्या के आंकड़े थे उसके आधार पर करना शुरू किया। तो ये प्रदेश के ओबीसी वर्ग को धोखा देने का काम कर रहे हैं और जनता के सामने टीवी पर बैठ कर ये सबसे ज्यादा हितैषी बन रहे हैं। तो झूठ बोलकर ओबीसी वर्ग को धोखा देने का काम यदि किसी ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है। दूसरी बात कि कमलनाथ जी ने जब कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना आरक्षण की चुनाव हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से 27% टिकट ओबीसी वर्ग को दूंगा। तो वैसे ही इन्होंने बीडी शर्मा जी भी घोषणा कर दी, नकल करने में पीछे नहीं है। जो कांग्रेस कहेगी उसके बाद कांग्रेस की बात को बोल देंगे और फिर सबसे ज्यादा हितैषी बनेंगे। तो मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि ओबीसी वर्ग को धोखा देने हमेशा से ही वाली चलती आई है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमेशा क्रेडिट पॉलिटिक्स हमने हमेशा देखा कि होता है। नेहा जी, मेरा अगला सवाल आपसे भी है, संगीता जी फिर इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी लूंगी। जैसे कि संगीता जी का कहना है कि हमने प्रेशराइज किया बीजेपी को, तब जाकर के बीजेपी अपना बात रख रही है, हमारे ही चलते दबाव के चलते ऐसा हो रहा है। तो एक सवाल ये कि आप भी ओबीसी आरक्षण के पक्षधर हैं और कांग्रेस भी हमेशा कहती आई कि हम ओबीसी पक्षधर हैं, तो फिर भी पेच कहां फंस जाता है? बात सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जा पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी मामला अटक जाता है? दोनों एक क्यों नहीं हो पाते? नेहा जी। देखिए आकांक्षा जी, मैं आपको 2-3 तथ्य देती हूँ। आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है और ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने की पूरी प्रक्रिया वहां पर कांग्रेस ने चलाई है और उसी साइटेशन को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर उदाहरण तौर पे प्रस्तुत करते हुए उसको लागू किया है मध्य प्रदेश में भी। अब मध्य प्रदेश में कौन बार बार गया ओबीसी के हक को मारने के लिए? ये सैयद जाफर वही है जिनका आप अभी जिक्र कर रही थी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता हैं। ये विवेक तनखा जी कौन है? ये कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा में जाते हैं और उनके वरिष्ठ नेता हैं। आप मुझे बताइए, लगातार अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर ओबीसी के हक को मारने के लिए पिटीशन लगा रहे थे, तो ये प्रमुख चेहरे कांग्रेस पार्टी के हैं। और दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कमलनाथ जी का ये गुणगान गा रही है, वो कमलनाथ जी 15 माह की इन्हें बोलिए चुप हो जाए, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। इन्हें कहिए कि डेकोरम मेंटेन करें, अपनी बारी में बोलेंगे। जब तथ्य नहीं होते फंस जाते हैं तो ये लोग बौखलाते हैं और बौखलाते हैं तो बीच में चिल्लाते हैं। अपनी बारी में बोलने की जगह ये मेरी बारी में बोलने लग जाते हैं, अपना नाम भूल जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संगीता शर्मा जी ये बताएं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिन कमलनाथ जी ने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया, गैजेट डॉक्यूमेंट आज हमारे आपके सबके पास में है, उन्होंने कहा कि 27% की आबादी ही है मध्य प्रदेश में ओबीसी की, जबकि 51% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है और कहते हैं कि 27% का आरक्षण दिया जाए। और ये जानते थे कि ये जो आंकड़े गलत प्रस्तुत करेंगे तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वही हुआ 15 माह की सरकार आप दोनों ही अगर एक साथ ऐसे बोलेंगे तो जनता तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। आप दोनों ही तर्क अच्छा दे रहे हैं, आप दोनों ही तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे हैं, एक एक करके अपनी बात रखें ताकि जनता आपको अच्छे से समझ पाए, सुन पाए। नाम लिया था तो इन्हें चुप करवाइए और इन्हें बताइए कि डिबेट का डेकोरम क्या है। आपने मेरा नाम लिया था, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। जी। कांग्रेस की बौखलाहट दिखाती कि जब झूठ का पर्दाफाश होता है तो इन्हें बौखलाकर बीच में बोलना पड़ता है। अब स्पष्ट बात यह है कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कमलनाथ जी को झूठा गैजेट जो उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया विधानसभा के पटल पर, उसमें उन्होंने बताया कि 27% की आबादी जो है वो ओबीसी की मध्य प्रदेश में। यह आंकड़ा कांग्रेस कहां से लेकर आई? और उसके बाद जब इसे चैलेंज किया गया कोर्ट में तो 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार ने एक बार भी वकील वहां पर खड़ा नहीं किया। यह स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस की नीयत में शुरू से ही खोट थी। वोट के लिए इन्हें ओबीसी को अपने भ्रम में फंसाना था, इसीलिए ऐसे झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए। बिल्कुल संगीता जी, मैं आपकी तरफ रुख कर रही हूँ। देखिए, मैं तो अपनी बात बोलूंगी पर नेहा जी बीच में झूठ बोलने लगती है और तब मुझे बीच में बोलना पड़ता है। इन्हें अब ये ज्ञान कौन दे कि डेकोरम कौन मेंटेन नहीं कर रहा है? ये जनता देख रही है भाजपा कितना झूठ बोल सकती है, ये टीवी चैनल पर जनता को दिखाई दे रहा है। जहां तक बात है कि इन्होंने अभी तक जो ओबीसी वर्गों को धोखा दिया है, इन्होंने रोटेशन देने में ये फेल हुए, परिसीमन करने में ये फेल हुए, सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष रखने में ये फेल हुए, 27% आरक्षण देने में फेल हुए। और उसके बावजूद भी जब कमलनाथ जी की गवर्नमेंट 27% आरक्षण दे रही थी तो शिवराज जी आकर के थे हम तो 35% देंगे। तो इनसे पूछकर बताइए कि 35% का आंकड़ा इनके पास कहां से आ गया जब 2011 का पर्व चल रहा था। तो मुझे बता दीजिए कि ये जनता के सामने झूठ बोलकर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने में श्रेय लेना चाहते हैं, पर ओबीसी आपको श्रेय देने वाला नहीं है। ये चीज आप कान खोलकर सुन लीजिए।
कमलनाथ जी की मंशा, उनकी नीति और नियत जनता ने 15 महीनों में देख ली है। और शिवराज जी की जो 18-19 वर्षों की सरकार है, 18-19 वर्षों से इन्होंने आरक्षण के लिए कोई बात नहीं की, ना ये सुप्रीम कोर्ट गए, ना उन ओबीसी वर्ग के बारे में सोचा, ना उनको नौकरी देना चाहते हैं, ना उनके बच्चों को पढ़ने लिखने देना चाहते हैं। तो ये ओबीसी वर्ग के साथ जितना धोखा और छलावा अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके बावजूद भी आकर बोलती कि हमसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। विदेश यात्रा फेल करते हैं, संगीता जी, मैं ये तमाम जो आप आरोप लगा रही हैं उसका मैं जो नेहा जी से मैं उसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन एक टाइम ये भी तो आया ना, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने की बात क्यों पहुंची? आप भी ओबीसी को बोल रहे हैं कि हाँ हमें भी आरक्षण देना है, बीजेपी भी कहती है कि हमें भी ओबीसी को आरक्षण देना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है? दोनों एक साथ सुप्रीम कोर्ट में होकर के क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, ऐसा है, प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी नहीं चाहती है कि ओबीसी वर्गों को आरक्षण मिले। ये तो शुरू से आरक्षण के खिलाफ रही है ये पार्टी, आरएसएस भी आरक्षण के खिलाफ रहा है। ये ओबीसी को आरक्षण देना चाहते ही नहीं थे, तभी तो ये मामला वहां तक पहुंच गया। और उसके बाद इन्होंने कमजोर पक्ष रखा तो जनता के सामने एक्सपोज हो गए। अब जनता के सामने बन रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, बीडी शर्मा जी कह रहे हम सत्ता है। कमलनाथ जी को देखने के बाद इन्होंने भी आप घोषणा कर दी। शिवराज जी दिल्ली जाकर बताते हैं, दिखावा करते जनता को कि देखिए मैं कितने बड़े बड़े वकीलों से मिला। 18 सालों 19 सालों की सरकार के पास क्या बड़े वकील नहीं थी? ये लोग अच्छा पक्ष नहीं रख सकते थे जनता के साथ ओबीसी वर्ग के लिए? इन्होंने कमजोर पक्ष रखा। बीजेपी की तरफ से मजबूती से पक्ष नहीं रखा जाता, और आपको लगता है कि इस बार आपने वाकई मजबूती से पक्ष रखा है और इसलिए मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के आपके पक्ष में आएगा इस बार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला? और इनसे 35% का भी पूछ लीजिए। बिल्कुल वो सुन रही है आपको। कमलनाथ जी समझ गए हैं कि जो ओबीसी के साथ ठगी करी है, इन्हें चुप कराइए, अब चुप कराइए। देखिए आकांक्षा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता ही नहीं अगर सैयद जाफर और विवेक तनखा बार बार ओबीसी वर्ग को वहां पर चैलेंज करने का काम नहीं करते, उनके हकों को मारने का काम नहीं करते। और अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी समझ गए हैं कि जो उन्होंने विधानसभा के पटल पर, इन्हें बोलिए बदतमीजी ना करें इस प्रकार से बार बार बीच में बोलकर। चुप क्यों नहीं रह सकती है? इनकी बारी में मैंने सुना ना चुपचाप बैठ के, अब इन्हें बोलिए चुप हो जाए, समय बर्बाद ना करें। एक एक करके अपनी बात आप रख लीजिए। बात यह है आकांक्षा जी कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से रोक लगाई गई है, ये मामला रोक वाला होता ही नहीं, क्योंकि हम तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व देकर चुनाव करवा रहे थे, और चुनाव कराने के बाद जब नोटिफिकेशन हो गया, सब कुछ होने लगा, तो वापस से कांग्रेस पार्टी ने अड़ंगा डाला। और ये आपको कांग्रेस के पूरे इतिहास में दिखेगा। मुझे बताइए कि कांग्रेस ने कोई भी ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री दिया क्या आज तक? कांग्रेस ने आज तक मध्य प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दिया क्या? नहीं दिया, क्योंकि ये ओबीसी वर्ग नहीं, ये तो एक परिवार की चरण वंदना में लगे रहते हैं। यहाँ पर कमलनाथ की चरण वंदना में है तो वहां पर गांधी परिवार की चरण वंदना में है। पर आज जब ओबीसी वर्ग समझ गया इनकी ठगी को, तो कमलनाथ जी भी सामने आ गए और अपनी हार चुनाव से पहले स्वीकार कर ली है। बैलेट पर सवाल उठा दिए हैं। ये दिखा रहा है कि कमलनाथ जी ने जिस तरीके से छूरा घोपने का काम किया है ओबीसी वर्ग की पीठ पे, आज ओबीसी वर्ग नाराज है और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट हो गया है कि कितनी बुरी तरीके से इनकी करारी हार होने जा रही है। टाइम बाउंडेशन है, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ जाता है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, तो उसका असर आप कितना मानती हैं? बीजेपी पर कितना पड़ेगा और आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, दोनों ही पक्षों का? देखिए आकांक्षा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम 27% से अधिक जो ओबीसी वर्ग के हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उन्हें हम टिकट देंगे, उन्हें चुनाव में लेके जाएंगे। और पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना आरक्षण के SC, ST, ओबीसी सभी वर्गों को अधिक से अधिक टिकट देकर जनता के बीच में भेजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव ही इन सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य करती रही है। और उदाहरण मैंने आपको दिया भी कि ये अगर फैसला लिया कि 50%
जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए रखा जाएगा, तो वो शिवराज जी की सरकार ने रखा पंचायती और नगरीय निकाय के चुनाव में, और ये पूरे देश में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत हुआ है। कांग्रेस पार्टी का ये झूठा ढकोसला और जो वोट बैंक की राजनीति है, जी मैं कांग्रेस के पास भी जा रही हूं, उनसे पूछ लेती हूं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा। याद होगा कि ओबीसी वर्ग से खुद कमलनाथ जी अपना स्वागत करा रहे थे, और ओबीसी के बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं उनको मंच से धकेलने का काम किया था। दीजिए आकांक्षा जी, संगीता जी बोलिए। बहुत झूठ बोलती हैं। देखिए मैं बताना चाहूंगी, इनसे ये पूछकर बता दीजिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने कितने दलितों, आदिवासियों, ओबीसीओ का अध्यक्ष बनाया है। झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने ओबीसी को धोखा दिया है। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएंगे, तो इससे अच्छा फैसला कोई और हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी, और हमने तो आरक्षण देने की बात कही है, हमने तो टिकट भी 27% देने की बात की है। भाजपा के बीडी शर्मा ने हमारी नकल कर ली, और वो ओबीसी के सामने अच्छे हितैषी बनना चाहने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने तो आज तक दलित को नहीं दिया, इन्होंने तो कांग्रेस को देखकर तो सब कुछ सीखा है इन्होंने। अगर ये हक में थे तो सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। लगातार देखने को मिल रही है, हालांकि अब से कुछ ही देर में सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। 2 बज ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है ये भी हम अपने दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे, और जनता आप दोनों को भी सुन रही है। कौन हितैषी ओबीसी वर्ग का, कौन नहीं है, और किसने अपना पक्ष वाकई अच्छे से रखा, या सिर्फ ये एक लॉलीपॉप है, वो भी जनता अच्छे से समझ रही है। पंचायत चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा, और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग IBC 24 देखते रहिए। नमस्कार। थोड़ी देर में तय हो जाएगा। शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्डवार रिपोर्ट पेश कर चुकी है, और साथ ही पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। इस पर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं, और आयोग अपने स्तर पर तैयारी भी कर चुका है। नगरीय विकास एवं आवास विभागीय निकायों की जानकारी मांगी गई है, जहां कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनाव कराए जाने हैं। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण करने के लिए कहा गया है। दोनों विभागों ने अपने स्तर पर तैयारियां भी कर ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।